गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 273 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 14 को एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा आयु वर्ग शिशु होने के सबसे करीब है? 0 से 1, 3 से 6, 2 से 4, 4 से 5 साल। बताइए विच एज ग्रुप इज़ क्लोजर टू हैविंग ए बेबी? तो सबसे कम वाला ही होगा बेबी के लिए। तो 0 to 1, 1 से 0 से 1 वर्ष। तो जीवन के पहले वर्ष में एक बच्चा 0 से 1 वर्ष की आयु का होता है, उसे शिशु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन बीमारियों को कवर किया गया है उनकी संख्या है कितनी? 6। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। और इसके तहत मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला आजार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया जैसे रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है ये, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जल जनित रोग हैं? बताइए, यानी प्रदूषित जल अगर आपके शरीर में जाएगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपको? खसरा, आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस ए, हैजा, टाइफाइड। टाइफाइड होता है साल्मोनेमा टाइफी से। दूषित जल भोजन ये है। विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया दूषित जल ये भी है। हेपेटाइटिस ए दूषित जल ये भी है। आंत्र ज्वर दूषित जल और भोजन ये भी है। खसरा एक वायरल है। तो खसरे को एलिमिनेट करके क्या आंसर निकल रहा है? जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5वां भी होगा तो ए को हटा दीजिए, तो 2, 3, 4, 5 हो गया बी। देखिए, टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, आपके शरीर में जाता है दूषित भोजन को खाने और दूषित पानी को पीने से। हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो आमतौर पर यकृत की सूजन का कारण बनती है और यह भी संक्रमित भोजन और पीने के पानी से, ठीक है, जो है शरीर में पहुंचता है। हैजे की बात करें तो विब्रियो कोलेराई जीवाणु के कारण होने वाला एक तीव्र और अतिसारीय रोग है। और हैजा रोग करने वाले जो एजेंट हैं वो दूषित भोजन और पानी के अंतर्ग्रहण के कारण शरीर में पहुंचते हैं। आंत्र ज्वर भी दूषित भोजन और पानी से होने वाला रोग है। खसरा एक वायरल रोग है जो सबसे पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। खसरा आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है, इसलिए खसरा नहीं है, ठीक है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या छोटे एरोसोल कण निकालते हैं, यानी ड्रॉपलेट्स, तो एक गैर संक्रमित व्यक्ति के अंदर भी वो पहुंच जाते हैं सांस के माध्यम से, इसलिए हवा से होने वाली बीमारी है खसरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित सूची में से उस पदार्थ की पहचान कीजिए जिसका उपयोग ततैया के डंक के उपचार में किया जाता है। जल, सोडे का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सिरका। स्टेट पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामाजिक अनुभव से रिलेट करते हैं, जैसे कि ये एक सवाल हो गया, ठीक है, लगभग सभी ने काटा होगा इसको। सिरका इसका आंसर है डी। पत्तों की सरसराहट वाले प्रश्न ऐसे करती है यूपीपीएससी। तो ततैया का डंक की बात करेंगे, सिरके की बात करेंगे। ततैया के डंक में पाया जाने वाला जो विषैला रसायन यानी जीविष यानी वैनम तब मनुष्य में स्थानांतरित हो जाता है जब ततैया काटती है उनको। यह बेहद दर्दनाक हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है। अगर किसी को वैनम से एलर्जी है तो उन्हें भी गंभीर प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। ततैया के डंक का सबसे अच्छा उपाय सिरका, जिसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, और विशेष रूप से सेब का सिरका। देखिए, सिरके की अम्लता जो है ततैया के डंक की क्षारीयता को बेअसर करने में मदद कर सकती है।
और सिरके का इस्तेमाल करने के लिए इसे रुई के टुकड़ों से लगाकर डंक पर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मानव शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70, 25, 56, 100। देखिए, पुरुष के लिए प्रतिदिन 55 से 56 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर तो सी होगा। महिलाओं के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक पुरुष के लिए कम से कम 55 ग्राम और महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है, तो सही उत्तर विकल्प सी हो गया। बहुत सारे प्रश्नों में सटीक आंसर दिए जाएंगे, एग्जैक्ट अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की विधि है? FDI, FIT, NRI, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही उत्तर यहाँ NRI ही होगा। ठीक है, NRI खाते, क्योंकि FDI इसी के अंदर है और एक आंसर देना है। भारत में आने वाले विदेशी पूंजी के रूप में NRI जमा जो है शामिल है, जो लाभदायक विदेशी मुद्रा खातों में बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में प्रवाहित विदेशी पूंजी के विभिन्न रूप पूंजी का पोर्टफोलियो प्रवाह है, जो संस्थागत विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाता है, जो भारत के ऋण और शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। और भारत में आने वाली विदेशी पूंजी में वह निवेश भी शामिल है जो विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, FDI की। देखिए, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI एक देश में एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। आमतौर पर FDI तब होता है जब कोई निवेशक विदेशी व्यापार संचालन स्थापित करता है, किसी विदेशी कंपनी में विदेशी व्यापार संपत्ति प्राप्त करता है। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट्स यहाँ पर क्या है? देखिए, यह सच है कि FDI किसी देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह है, लेकिन FDI को NRI खातों के माध्यम से ही चैन लाइन किया जाता है। इसलिए यहाँ चयनित सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? NRI खाते, ना कि FDI। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता तो एक से अधिक उत्तर सही हो जाते। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय संसाधन है? राजकोषीय बिल, जमा का प्रमाण पत्र, टर्म मनी, वाणिज्यिक पत्र या प्रपत्र, मांग मुद्रा। वित्तीय साधन इसमें जमा का प्रमाण पत्र, राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र या पत्र, टर्म मनी भी है, मांग मुद्रा भी है। तो सारे के सारे यहाँ डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी जो है ये वित्तीय संसाधन है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं UPPSC के लिए, जो चल रही है 50% के डिस्काउंट पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में व्यापार नीति सुधारों का उद्देश्य क्या है? टैरिफ दरों में वृद्धि करना, निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना, इनमें से कौन सा सही है? भारत में व्यापार नीति सुधारों का उद्देश्य है आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना, ठीक है। निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, यह भी ठीक है। टैरिफ दरों में वृद्धि नहीं करनी है, कमी करना है, तो एक को हटा दीजिए, केवल 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो टैरिफ दरों में कमी करना है, ना कि वृद्धि करना है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। निर्यात उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी अप्रैल 2021 से जो है पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। और आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना, खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर भारत में आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है, तो तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तृतीयक, प्राथमिक, माध्यमिक यानी द्वितीयक, या फिर चतुर्थक? इसको तो सबसे पहले हटाइए। देखिए, डेयरी और आर्थिक गतिविधि के जिस क्षेत्र में आती है वो है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। 3 क्षेत्र हैं इसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र की बात है, तृतीयक क्षेत्र। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र।
डेयरी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक गतिविधियाँ सीधे जो है पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती हैं। जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, मधुपालन, पशुपालन और चारागाही, ये सब शामिल है। बाकी माध्यमिक या द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया जूते का कारखाना या कोई और कारखाना, कपड़े का कारखाना। और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं हो गई, जैसे परामर्श कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध यहाँ बागवानी और शहद से है, डी है इसका आंसर। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चला ये। और स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तुतुज। और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वह जूट उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा ये भी। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से, गोल्डन फाइबर क्रांति वो जूट उत्पादन से। और ये महत्वपूर्ण तालिका है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो इसको लगाकर रखिएगा, ठीक है। इसमें जैसे कि भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्टेट पीसीएस में प्रश्न बनते ही बनते हैं इस तालिका से। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से हो गई, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन, पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, बहुत पूछते हैं इसको। और काली क्रांति हो गई पेट्रोलियम उत्पादन। इसमें से कुछ ऐसे हैं 6 से 7 तो बहुत ईजी है, उनके नाम से पता चल जाएगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न कर देते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अपने डायरी में लिख लीजिएगा। तो 10 प्रश्न थे, ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जीएस की भी प्रैक्टिस करते रहिए और करंट अफेयर्स के प्रश्नों की भी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।